प्रिय विद्यार्थियों, एनडीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत जो भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों में जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपको बताया था कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ये प्राचीनतम जो गोंडवानालैंड चट्टानें हैं उनका भाग है। कौन सी चट्टानों का भाग है? गोंडवानालैंड चट्टानों का भाग है, जो भारत का सर्वाधिक स्थिर भूभाग है। सर्वाधिक स्थिर भूभाग होने के कारण भूगोलवेत्ता इसे भूकंप रहित क्षेत्र मानते थे। भूकंप रहित क्षेत्र मानते थे, लेकिन 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में आया भूकंप। गुजरात में कच्छ में आया भूकंप ऐसी घटना थी जिसने भूगोलवेत्ताओं पर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये जो स्थिर भूखंड है, जो भूकंप पेटी से रहित क्षेत्र था, वहाँ पर भी भूकंप जैसी घटना कैसे घटित हो गई, जो कि भारत में 21वीं सदी की शुरुआत का सबसे विनाशकारी भूकंप था। यहाँ पर हम जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है इसको चटर्जी महोदय के द्वारा 8 भागों में बांटा गया था, जिनमें से 4 के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तेलंगाना के पठार का जो दक्षिण भाग, जिसे रायलसीमा का पठार कहा जाता है, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे पूर्वी पठार के बारे में। पूर्वी पठारी प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश को चटर्जी महोदय के द्वारा प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा गया है। एक है बघेलखंड का पठार, 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला कौन सा है? बघेलखंड का पठार। दूसरे पठारी प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वो है छोटा नागपुर का पठार। तीसरे भाग की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा भाग है वो है गडजात की पहाड़ियाँ। चौथे प्रदेश की बात करते हैं तो वो है महानदी डेल्टाई क्षेत्र, महानदी क्षेत्र। और 5वें भाग की बात करते हैं तो वो भाग है दंडकारण्य का पठार। यानी कि पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, इस पूर्वी पठारी प्रदेश को चटर्जी महोदय के द्वारा कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें बघेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, गडजात की पहाड़ियाँ हैं, महानदी जो क्षेत्र है, दंडकारण्य का पठार है, ये इसमें शामिल है। तो सबसे पहले इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार की अगर हम बात करते हैं तो इसे भारत में खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। भारत में कौन से पठार को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है? तो खनिजों का अजायबघर है वो किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। भारत के राज्य में अगर बात की जाए तो राजस्थान राज्य को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। यानी कि छोटा नागपुर पठारी प्रदेश है, इसको खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। राज्यों में बात की जाए कौन से राज्यों को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है तो वो राजस्थान को कहा जाता है। और राजस्थान में भी जो सर्वाधिक जो खनिज पाए जाते हैं वो अरावली पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। विश्व की सबसे प्राचीन जो पर्वतमालाएं हैं, इन पर्वतमालाओं में से एक है। यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, जिस कारण राजस्थान को भारत में खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं तो छोटा नागपुर पठारी प्रदेश है, इसको भी खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं महानदी क्षेत्र, महानदी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो महानदी क्षेत्र है, यह क्षेत्र, इसका प्रमुख जो प्रवाह क्षेत्र है उड़ीसा राज्य में है। कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य की अगर हम बात करते हैं तो महानदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है हीराकुंड परियोजना। महानदी
जो डेल्टाई क्षेत्र है, महानदी क्षेत्र है, इसका सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। और उड़ीसा राज्य की अगर हम बात करते हैं तो हीराकुंड परियोजना है वो यहाँ पे स्थित है। हीराकुंड जो परियोजना है, यह हीराकुंड बांध है, यह भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबे बांध की बात करते हैं तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड परियोजना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर वो कोणार्क में स्थित है। और कोणार्क है ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में ही स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा के अंदर ही भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है, चिल्का झील, वो स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। दंडकारण्य जो अभ्यारण्य है, अगर इसकी बात करते हैं, दंडकारण्य का पठार इसकी बात करते हैं तो ये छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जबकि बघेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यानी कि पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करते हैं तो इसको चटर्जी महोदय के द्वारा 5 भागों में बांटा गया है। इन 5 भागों की अगर हम बात करते हैं तो इन 5 भागों की अगर हम बात करते हैं तो बघेलखंड का जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, गडजात की जो पहाड़ियाँ हैं, महानदी जो क्षेत्र है, दंडकारण्य का जो पठार है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश की विभाजन हो जाने के बाद में दंडकारण्य का जो पठार है उसका कुछ भाग है वो छत्तीसगढ़ में, कुछ भाग है वो उड़ीसा राज्य में, और कुछ भाग है उसका विस्तार कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में। वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसका भी विभाजन हो चुका है। आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन करके नया जो राज्य बनाया गया है वो है तेलंगाना। और तेलंगाना के बाद में जो आंध्र प्रदेश, इसका नाम क्या हो गया है? इसे सीमांध्र भी कहा जाने लगा है। महानदी क्षेत्र की बात करते हैं तो महानदी जो क्षेत्र इसका सर्वाधिक विस्तार उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना स्थित है। जो भारत का सबसे लंबा बांध है वो यहीं पे स्थित है। उड़ीसा में सूर्य मंदिर है, उड़ीसा के कोणार्क में। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो चिल्का झील है वो कहाँ पे स्थित है? वो भी उड़ीसा के अंदर ही स्थित है। इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। छोटा नागपुर का पठार है उसे खनिजों का जायबघर भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो छोटा नागपुर जो पठारी प्रदेश है इसको पाट प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर पठारी प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो छोटा नागपुर पठारी प्रदेश है, इसे कौन से प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? इसे पाट प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो रांची का जो क्षेत्र, रांची क्षेत्र, रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी कौन सी? रांची है। तो रांची का जो पठारी क्षेत्र है, रांची का जो पठारी भाग है, यानी कि झारखंड जो राज्य है वो भी छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, इसी के अंतर्गत स्थित है। तो ऐसी स्थिति पर इस क्षेत्र के अंतर्गत जो छोटा नागपुर का पठार है, रांची के आसपास इस पठारी भाग में लेटेराइट मृदा के निक्षेप पाए जाते हैं। कौन सी मृदा के निक्षेप पाए जाते हैं? लेटेराइट मृदा के निक्षेप पाए जाते हैं। और इन लेटेराइट मृदा के निक्षेप वाले भागों को किसके नाम से जाना जाता है? पाट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पाट के नाम से। इसके अलावा अगर हम लेटेराइट मृदा की बात करते हैं तो भारत के दक्षिण भारतीय राज्य हैं जिनमें जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है। इन राज्यों के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, यानी कि काजू व कॉफ़ी की जो कृषि है वो लेटेराइट मृदा वाले क्षेत्रों में ही की जाती है। तो ऐसी स्थिति में छोटा नागपुर जो पठारी प्रदेश है, इस छोटा नागपुर पठारी प्रदेश के अंतर्गत झारखंड की राजधानी रांची के अंदर इस पठारी भाग में जो मृदा पाई जाती है उस मृदा का नाम है लेटेराइट मृदा। और लेटेराइट मृदा वाले क्षेत्रों को किसके नाम से जाना जाता है? पाट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो लावा जमाव वाले क्षेत्रों में, यानी कि छोटा नागपुर है, ये बेसाल्ट प्रवाह का निर्माण है, बेसाल्ट प्रवाह का निर्माण है।
यानी कि बेसाल्ट प्रवाह यानी कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जो गर्म लावा, जिसे हम मैग्मा भी बोलते हैं, तो गर्म लावा या मैग्मा के बाहर निकलकर ठंडा होकर जमने से जो प्रवाह बनता है उसको बेसाल्ट प्रवाह कहते हैं। ऐसी स्थिति में छोटा नागपुर जो पठारी प्रदेश है वो बेसाल्ट प्रवाह का निर्माण है, यानी कि एक ज्वालामुखी उद्गार के कारण इस भौतिक प्रदेश का जो निर्माण हुआ है। तो इस बेसाल्ट प्रवाह वाले क्षेत्र में अपर्दन के कारण टेबल नुमा आकृति का निर्माण होता है। टेबल नुमा आकृति का निर्माण होता है जिससे मेसा बूटी कहा जाता है। टेबल नुमा जो आकृति है उस टेबल नुमा आकृति का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मेसा बूटी कहा जाता है। इसके अलावा आपको हमने बताया कि महानदी जो क्षेत्र है उसमें यानी कि इसका विस्तार है, वहाँ पे हीराकुंड परियोजना है वो स्थापित है। ननकारण्य जो क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के अंदर स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी जो सीमा है वो राजमहल के नाम से, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं उन तक फैली हुई है। तो इस प्रकार से जो पूर्वी पठारी प्रदेश था उसको चटर्जी महोदय के द्वारा प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इसका जो पूर्वी पठार का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी पठार का जो पूर्वी भाग है उसका विस्तार कहाँ पे है? पूर्वी भाग का जो विस्तार है वो मेघालय राज्य में स्थित। कौन से राज्य में है? मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में जो इस प्रदेश का जो विस्तार है उस विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो उसे कार्बी एलोंग के पठार के नाम से जाना जाता है। यानी कि पूर्वी पठार का एक जो हिस्सा है जो 33 भूसंधि के दौरान था वो पूरी तरह से उत्तर के विशाल मैदान से अलग हो गया था, जो कि बांग्लादेश के भी पूर्व के अंदर भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। इसको कार्बी एलोंग के पठार के नाम से जाना जाता है। पूर्वी पठारी प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वो किसके नाम से जाना जाता है? मेघालय राज्य में स्थित है। और मेघालय राज्य में स्थित ये जो पठार है इसे कार्बी एलोंग का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बी एलोंग का पठार कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है। इस पठारी प्रदेश में 3 जनजातियां पाई जाती है, गारो, खासी और जयंती। इन जनजातियों के नाम पर यहाँ पर जो 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं उनको भी गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। खासी, गारो और खासी जयंतियों के मध्य में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है मोसिनराम। यहाँ पर स्थित एक स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है? मोसिनराम है। मोसिनराम की बात करते हैं तो यह विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मोसिनराम है, जहाँ पर 1187 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 1187 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला स्थान मोसिनराम। इससे पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान था चेरापूंजी था। ये चेरापूंजी भी कहाँ पर स्थित था? ये भी मेघालय राज्य के अंदर स्थित था। इसके बाद में छठवां जो भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी घाट एवं पहाड़ियाँ। चटर्जी के अनुसार दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का जो छठवां प्रकार इन्होंने विभाजित किया है उसकी बात करते हैं तो वो है पूर्वी घाट एवं उसकी प्रमुख पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट छठवां जो प्रकार है इनके अनुसार वो है पूर्वी घाट एवं प्रमुख पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की अगर हम बात करते हैं तो ये दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी घाट है। इसे प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उत्तरी पूर्वी घाट। इनकी चटर्जी के अनुसार जो पूर्वी घाट है उसकी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। इस पठारी प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उत्तरी पूर्वी घाट, दूसरा है दक्षिण पूर्वी घाट, दूसरा है दक्षिण पूर्वी घाट, और तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं तो तमिलनाडु उच्च भूमि क्षेत्र।
तमिलनाडु उच्च भूमि क्षेत्र। तो यानी कि उत्तरी पूर्वी घाट की बात करते हैं तो यानी कि जो दक्षिण का प्रायद्वीप है पठार है, इसके ढाल के अनुसार इसे दो भागों में बांटा गया। पश्चिमी ये सह्याद्री पर्वतमाला है, और अगर पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में ये कौन सा है, पूर्व में इसे पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। इस घाट की बात करते हैं तो इस घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो उड़ीसा के अंदर स्थित महेंद्रगिरी है। उड़ीसा के अंदर जो स्थित जो महेंद्रगिरी है वो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है। इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और उस चोटी की ऊंचाई 1501 मीटर है। पूर्वी घाट की ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो किसे माना जाता है, विशाखापट्टनम में माना जाता है। विशाखापट्टनम कहाँ पे स्थित है, विशाखापट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित एक प्रमुख पत्तन नगर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये प्रदेश नीलगिरी की पहाड़ियों की, यानी कि इस प्रदेश की जो तमिलनाडु उच्च भूमि क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु उच्च भूमि क्षेत्र है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य है, इसमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है डोडा बेटा। और डोडा बेटा जो ये पर्वतीय चोटी है इसकी ऊंचाई है वो 2437 मीटर है। जबकि यहीं पर इन्हीं के पश्चिम में जो केरल है, केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों की बात करते हैं तो इन पहाड़ियों में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी स्थित है, जिसका नाम है अन्नाईमुडी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इस प्रकार से ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। इसके बाद में हम तो पूर्वी घाट और प्रमुख पहाड़ियों की बात करते हैं तो इसे चटर्जी के द्वारा कितने भागों में बांटा गया है, इसे चटर्जी के द्वारा प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक उत्तरी पूर्वी घाट, दूसरा दक्षिण पूर्वी घाट और तीसरा तमिलनाडु उच्च भूमि क्षेत्र। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो पर्वतीय चोटी है वो है उड़ीसा के अंदर स्थित महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है, पूर्वी घाट में स्थित है 1501 मीटर है। विशाखापट्टनम यहाँ का प्रमुख एक पत्तन नगर है जो भारत का एकमात्र भू आबद्ध पत्तन भी है, यानी कि जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, इस तल से घिरा हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं तो तमिलनाडु जो उच्च भूमि क्षेत्र की बात करते हैं तो तमिलनाडु उच्च भूमि क्षेत्र है। यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इन नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। इस डोडा बेटा पर्वतीय चोटी की ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर है। जबकि केरल में जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, इन अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं इनमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी स्थित है। और इस सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है, अन्नाईमुडी है। अन्नाईमुडी की ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है। इसके बाद में हम 7वें प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, पश्चिमी घाट तथा सह्याद्री पर्वत। पश्चिमी घाट तथा सह्याद्री पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो यह भारत की महान जल विभाजक रेखा है, उससे संबंध रखता है। यानी कि भारतीय जो महान जल विभाजक रेखा है, इस महान जल विभाजक रेखा की बात करते हैं तो इस जल विभाजक रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि जो 7वां प्रकार बताया गया चटर्जी के द्वारा वो है पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वतीय प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये भारत की महान जल विभाजक रेखा भी है। अगर हम भारतीय भौतिक प्रदेश की बात करते हैं
तो भारतीय भौतिक प्रदेश में जो महान जल विभाजक रेखा है, उस महान जल विभाजक रेखा के अंदर जो पश्चिमी घाट है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पश्चिमी घाट के पूर्व की ओर बहने वाली सभी नदियां हैं, ये सभी नदियां अपने जल का विसर्जन है वो प्रमुख रूप से किधर करती हैं, बंगाल की खाड़ी में करती हैं। और पश्चिम की तरफ बहने वाली सभी नदियां जल का विसर्जन कहाँ पर करती हैं, अरब सागर में करती हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं तो ये है अम्बाला नगर, ये अरावली पर्वत वाला जो क्षेत्र है, इसके बाद में ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो गई, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो गई, और यहाँ से ये पश्चिमी घाट है, इसका प्रसार हो गया। तो इस पश्चिमी घाट के इस साइड में बहने वाली जो सभी नदियाँ अपने जल का विसर्जन कहाँ पर करती हैं, बंगाल की खाड़ी में करती हैं। और इसके पश्चिम में बहने वाली सभी नदियाँ अपने जल का विसर्जन कहाँ पर करती हैं, अरब सागर में करती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट है, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, ये पश्चिमी घाट को दर्शा रही है। तो पश्चिमी घाट है, ये भारत में महान जल विभाजक रेखा है, उसको प्रमुख रूप से जायज़ करता है, यानी कि ये जल विभाजन का कार्य करती है। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट है, इसकी औसत ऊंचाई है वो लगभग 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो लगभग कितनी है, 1600 मीटर है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का अगर हम ढाल की बात करते हैं तो जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, इसका ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जो ढाल है वो किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का है। प्रायद्वीपीय जो पठार है, इसमें अनेक दर्रे देखने को मिलते हैं। दर्रे कौन से क्षेत्र होते हैं, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के आर पार जाने वाले जो तंग रास्ते होते हैं, आर पार जाने वाले जो तंग रास्ते होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, दर्रे कहा जाता है। इस स्थिति के अंदर अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट या जो सह्याद्री पर्वतमाला है, इसके अंदर भी जो 3 दर्रे हैं वो प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं, जिनमें पहले दर्रे की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो दर्रा है वो दर्रा कौन सा है, वो है थालगाड़ दर्रा। कौन सा दर्रा है, मुंबई से नासिक के मध्य, मुंबई से नासिक के मध्य कौन सा दर्रा है, वो है थालगाड़ दर्रा। इसके बाद में दूसरा जो दर्रा है वो है मुंबई से पुणे के मध्य, मुंबई से पुणे के मध्य, और वो जो दर्रा है वो है भोरघाट दर्रा। तीसरा जो दर्रा है वो केरल में स्थित है, यानी कि पश्चिमी घाट के दक्षिण क्षेत्र में। ये जो है वो थिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है, थिरुवनंतपुरम से किसके मध्य में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, इस पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र के अंदर कोंकण रेलवे स्थित है। पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है, इस पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में कौन सा रेलवे स्थित है, कोंकण रेलवे स्थित है। कोंकण रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो कोंकण रेलवे है, इसका विस्तार महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलोर के मध्य है, कर्नाटक के मंगलोर के मध्य है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। यानी कि कोंकण रेलवे की बात करते हैं तो ये भारत का एक दुर्गम रेलवे है, यानी कि दुर्गम रास्ते हैं इनको पार करता है। ये महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलोर के मध्य फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। ये 1998 में निर्मित है। इस दर्रे की अगर हम इस कोंकण रेलवे की बात करते हैं तो ये 146 छोटी बड़ी नदी धाराओं को पार करता है। 146 छोटी बड़ी जो धाराएं हैं उनको पार करता है। यह जो रेलवे है, इस
रेलवे कम से कम ये 2000 से अधिक पुलों से होकर गुजरता है। और एशिया की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग, एशिया की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कोंकण रेलवे में स्थित है, जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करते हैं पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है, इसके अंदर कोंकण रेलवे का विस्तार किया गया है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा राज्य है, इनको रेल मार्ग की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाता है। लेकिन ये दुर्गम क्षेत्रों से गुजरता है। 1998 में इसका निर्माण किया गया। 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो 146 से अधिक नदी एवं छोटी धाराओं को पार करता है। 2000 से अधिक पुलों से होकर गुजरता है। और एशिया की सबसे बड़ी जो रेलवे सुरंग है वो भी इसी कोंकण रेलवे के तहत उसका निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है, 6.5 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में भारत में सबसे पहले जो वर्षा होती है वो केरल में होती है 1 जून को। केरल 1 जून, यानी कि भारत में सबसे पहले जो मानसून का प्रवेश होता है वो कहाँ पे होता है, केरल में होता है। और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है, ये सह्याद्री पर्वतमाला है, जो यहाँ पर एक अवरोध के रूप में कार्य करता है। इसके बाद में जो 8वां प्रकार है चटर्जी के अनुसार, वो है मेघालय का पठार। 8वें पठार की अगर हम बात करते हैं, 8वें प्रकार की अगर हम बात करते हैं, तो 8वां प्रकार कौन सा है, 8वां प्रकार है वो है मेघालय का पठार। मेघालय के पठार की अगर हम बात करते हैं तो मेघालय का पठार है वो उत्तर के विशाल मैदान के द्वारा जो मुख्य प्रायद्वीपीय पठार है उससे अलग होता है। उत्तर के विशाल मैदान है, इसके द्वारा पूर्णतः क्या होता है, पृथक होता है। 8वां जो प्रकार है वो है मेघालय का पठार। मेघालय के पठार की अगर हम बात करते हैं तो मेघालय का पठार है ये दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बाद में बांग्लादेश से उत्तर का विशाल मैदान आ गया और यहाँ पर है वो मेघालय का पठार स्थित। मेघालय का जो पठार है इसे कार्बी एलोंग के पठार के नाम से जाना जाता है। कौन से पठार के नाम से जाना जाता है, कार्बी एलोंग के पठार के नाम से जाना जाता है। इस पठार के अंदर 3 पहाड़ियाँ हैं जिन्हें गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मौसिनराम है, वो इसी प्रदेश के अंदर स्थित है। इस प्रकार से हमने भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन किया। अगले क्लास में हम समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।